कोरोना संकट है, परेशानी है, देश लॉकडाउन है, लेकिन बावजूद इसके कमजोर नहीं पड़ना है। आपदा में अवसर ढूंढना है। आत्मनिर्भरता, आत्मबल और आत्मविश्वास से ही संभव है। आत्मनिर्भरता ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए भी देश को तैयार करती है। जी हां, लॉकडाउन के चौथे चरण के ऐलान के साथ ही देश के प्रधान ने साफ कहा कि अब आपदा में अवसर ढूंढना है। इसके लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी कर दिया गया। आज राहत पैकेज के रोड मैप को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा, इसको लेकर जानकारी दी। कोरोना संकट से बेपटरी हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कैसे काम किया जाए, इसके बारे में जानकारी दी। राहत पैकेज के पहले चरण में एमएसएमई पर फोकस। 45 लाख एमएसएमई को राहत, 1 साल तक कर चुकाने से मुक्ति। एमएसएमई की परिभाषा बदलने के साथ निवेश में लिमिट में किया गया बदलाव। 1 करोड़ निवेश या 10 करोड़ टर्नओवर पर सूक्ष्म उद्योग का दिया जाएगा दर्जा। 10 करोड़ निवेश या 50 करोड़ टर्नओवर पर लघु उद्योग का दिया जाएगा दर्जा। 20 करोड़ निवेश या 100 करोड़ टर्नओवर पर मध्यम उद्योग का दर्जा होगा। 200 करोड़ तक का टेंडर नहीं होगा ग्लोबल। एमएसएमई को ई मार्केट से जोड़ा जाएगा। सक्षम एमएसएमई को कारोबार विस्तार के लिए 10,000 करोड़ के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से दी जाएगी मदद। सरकार अब अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% प्लस 12% की रकम ईपीएफओ में जमा करेगी। इससे करीब 75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और संस्थाओं को मिलेगा फायदा। कोविड-19 को चलते मोदी सरकार ने जो पहला कदम उठाया वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के रूप में लेकर आए कि देश के गरीब को भूखा ना रहना पड़े, उसको कोई दुख तकलीफ ना हो। और 1,70,000 करोड़ का ये पैकेज माननीय वित्त मंत्री जी ने आप सबके सामने रखा था। विधवा, दिव्यांग है, उनको भी जनधन खातों में सीधा पैसे डाले गए। 500 रुपये, 1,000 रुपये उनको टोटल डाला गया। विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। गौर हो कि प्रधानमंत्री ने कहा था कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज का फोकस लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉ पर होगा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इस आर्थिक पैकेज को रामबाण बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि रोजगार जा रहे हैं तो कैसे आत्मनिर्भर बनेगा भारत। उसकी माने तो ये हेल्पलेस पैकेज है। एक लंबे समय बाद एक नेतृत्व भारत का जो विश्व को दिशा दिखा रहा है, वास्तव में वंदनीय है और अभिनंदनीय है। कोरोना के खिलाफ में प्रभावी लड़ाई के वो मजबूत और सशक्त बनाने के लिए माननीय मोदी जी ने जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, निश्चित रूप से वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में रामबाण साबित होगा। एक शब्द में कहूंगा कि हेल्पलेस। मजदूरों के बारे में कल उन्होंने बात नहीं की, फिर वही जुमले, भूकंप का साथ हमने ये कर लिया, सोने की चिड़िया। अरे ये सारी दुनिया जानती है। भारत के बंदे जो सड़क पे पैदल चल रहे हैं, जो साइकिल से चल रहे हैं, इनके जेब में कितना पैसा डालेंगे जिससे इनकी जिंदगी ठीक चले। आप कह रहे हो आत्मनिर्भर की बात, अरे तो आत्मनिर्भर कैसे होगा? वहाँ पे जो मजदूर काम करता था फैक्ट्रियों में, उद्योग में, वो तो सब आ गया। वो आप कहाँ से लाओगे? कहाँ से प्रोडक्शन होगा? विपक्ष हेल्पलेस बता रहा है, वहीं प्रधानमंत्री को राहत पैकेज से देश की तस्वीर बदलने की उम्मीद है। साथ ही लोकल ब्रांड को ग्लोबल पहचान दिलाने की ओर फोकस। लेकिन इस सब के बीच कुछ मौजूद सवाल अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं कि क्या वाकई ये राहत आम आदमी की पेशानी से परेशानी को कम कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। इंडिया एजेंडा में आपका स्वागत है और आज का एजेंडा है बनेंगे आत्मनिर्भर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार ये कहते रहे थे कि कैसे आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की महामारी देश और दुनिया में देखने को मिली है, इस समय भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। लेकिन इसको और मजबूत कैसे किया जाए, तो उन्होंने बाकायदा अपनी बात रखी और बात करने के साथ ये भी कहा था कि भारत की वित्त मंत्री सामने आएंगी और वो स्पष्ट करेंगी कि कैसे हम लोग आगे बढ़ने वाले। तो हम देख रहे हैं कि उन्होंने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही है, हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया। लेकिन क्या इन सब से आत्मनिर्भर हो जाएंगे? चलिए आगे बढ़ते, उससे पहले एजेंडा के कुछ पॉइंट देखिए। पीएम का संदेश, आत्मनिर्भर बने देश पर क्यों उठाए विपक्ष ने सवाल। क्या राहत पैकेज से पटरी पर लौटेगी देश की अर्थव्यवस्था? पहले चरण में एमएसएमई पर फोकस करना कितनी राहत दे पाएगा? आर्थिक पैकेज मजदूरों को कितनी मजबूती दे पाएगा? तो जिस आर्थिक पैकेज की हम बात कर रहे हैं वही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कितनी मजबूती दे पाएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय पटरी पर नहीं है, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो भी बेपट्टी नजर आ रही। लेकिन इस बीच में नरेंद्र मोदी ने एक रास्ता निकाला है और 20 लाख करोड़ का पैकेज देकर यह बता दिया है कि मेरे इरादे, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इरादे बहुत अलग है। जहां आप सोचते हैं वहां से मेरी सोच आगे बढ़ जाती है। तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खासियत रही है और लगातार विपक्ष तो ये कहता रहा है कि मोदी हर ऐसा घटनाक्रम, चाहे वो देश का हो, दुनिया का हो, उसको इवेंट बना देते हैं। तो क्या ये सच है? चलिए आज इसी मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, बनेंगे आत्मनिर्भर। मेरे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं। हिदायतुल्लाह शेख साहब हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका स्वागत है हिदायत जी। साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं अजय सिंह भदौरिया जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ेगी हमारी वरिष्ठ पत्रकार और एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक। मुक्ता जी, आपका भी स्वागत। सबसे पहले हिदायतुल्लाह साहब, जिस तरह से आत्मनिर्भर बनने की बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कही है, इसमें कोई शक नहीं कि जब शाम को एजेंडा देखने को मिला तो उसमें लगा कि सरकार शायद उस तरफ पहले से काम कर रही थी। लेकिन फिर भी बड़ा सवाल कि कैसे बनेंगे आत्मनिर्भर। नहीं मनोज जी, मुझे तो एक चीज आज दिन भर से बड़ी लग रही थी कि कल जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैकेज की घोषणा करी जी, तो आज दिन भर से नाना प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। वो लोग जिनका अर्थशास्त्र में कुछ ज्ञान नहीं है, और अर्थशास्त्र तो ठीक ही है कि जिनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, आज वो दिन भर से ज्ञान दे रहे थे। क्या होने वाला है इससे बात कर रहे थे। मेरे ख्याल से अपने हिसाब में ये एक संपूर्ण पैकेज है। और अगर आज विश्व के जब बड़े देशों के साथ तो तुलना की जा रही थी, उन देशों के साथ भी तुलना की जा रही थी जो विकसित कहलाते हैं, मुझे लगता है कि कंपैरिजन भारत को जो आवश्यकता थी, देश को जो आवश्यकता थी, वो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। वो एमएसएमई सेक्टर की बात हो, छोटे उद्योगों की बात हो, मध्यम उद्योगों की बात हो, नौकरी पेशा लोगों की बात हो, टैक्स में रिबेट देने की बातचीत हो, किसानों को लेकर बातचीत हो, हर मामले के अंदर है। और ये सिर्फ जो बात हो रही थी, मैं सुबह कांग्रेस के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता का सुन रहा था बयान, वो बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने हेडलाइंस तो दे दी, ये पैकेज आएगा कब खुद वास्तविकता से। जब आज निर्मला सीतारमण जी ने बोला है कि 13 लाख करोड़ तो इसमें से जारी भी हो गए, सिर्फ 7 लाख करोड़ इसके अंदर से जारी होना है, तो आज ये सारी चीजें इनके ऊपर जितना है कांग्रेस के ऊपर आज मुंह पर ताला लग जाता है। और मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को सकारात्मक राजनीति की तरफ आना चाहिए। आज संकट में सिर्फ भारत नहीं, पूरा विश्व है। तो जब एक तरफ अशोक गहलोत जी जो बात करते हैं, उस बात के ऊपर भी कांग्रेस के नेताओं ने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अशोक गहलोत जी का राजनीतिक जीवन और उनकी राजनीतिक समझ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, राहुल गांधी से तो ज्यादा अच्छी है। ये इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता, इन लोगों से तो ज्यादा अच्छी है। चलिए अपन लौटते हैं और समझूंगा आपसे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ जुड़े हैं अजय सिंह भदौरिया साहब। अजय जी, आपका स्वागत है। लेकिन सवाल यही है कि लगातार कांग्रेस सवाल उठाती रही, आप विपक्ष में हैं। अजीत जी, आपका हक भी बनता है कि आप सवाल खड़े करें, लेकिन कल जिस तरह के सवाल थे उसका जवाब तो आज भारत सरकार ने दिया है, क्या कहेंगे? देखिए, कल सवाल थे कि जो पैकेज की बात की थी नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख करोड़ की,
तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था कि कितनी लिक्विडिटी आएगी, कितनी गारंटी रहेगी, क्या रहेगी। आज वित्त मंत्री जी ने इस चीज को स्पष्ट किया है। परंतु मैं बताना चाहूंगा कि आज वर्तमान परिस्थितियां मनोज जी इस तरह की हैं कि देश में लिक्विडिटी की बहुत आवश्यकता है। आप भविष्य में क्या लेके जाओगे, क्या नहीं जाओगे, जब तक आपका कैश फ्लो आज मार्केट में नहीं होगा, देश बड़े विसंगति की तरफ जा रहा है। आप तो आज ऐसा क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे गीता की तरह बैंक आप बोल रहे गारंटी हैं। चलिए जी कहिए। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, गीता की जगह अगर कांग्रेस बोल रही होती तो 70 साल में कुछ नहीं होता। ये तो मोदी जी बोलेंगे अब आगे चल के। जी मनोज जी, ये जो शब्द आप बोल रहे हैं, ये अगली लाइन है मोदी जी की, आपने पहले बोल दी। जहां तक बात मैं कर रहा हूं, तो ये पैकेज, ईश्वर करे इस पैकेज को बिल्कुल साकार होके उतरे, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं 100 लाख करोड़ का पैकेज इस देश को मिल चुका है। 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को मिल चुका है। 55,000 करोड़ का पैकेज जम्मू एंड कश्मीर को मिल चुका। क्या हुआ उन पैकेजों का? कहां धरातल पे आए? मेरी तो शुभकामनाएं, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये पूरे वित्तीय व्यवस्थाओं को सुधार करे, जो निर्मला सीतारमण जी की मंशा के अनुरूप है, जो जेएनयू से पढ़ी हुई है, निश्चित रूप से विद्वान है, क्योंकि जेएनयू जैसी बड़ी संस्था से जो पढ़ के निकल के आता है निश्चित रूप से विद्वान होता है। वो उनकी शुभकामनाएं कि वो अच्छा काम करे। परंतु आज वर्तमान परिस्थिति में मनोज जी कैश फ्लो की आवश्यकता है। तो जो डायरेक्ट कैश था वो कम से कम ये बैंक गारंटियों वगैरह की अपेक्षा, अजीत जी यही जो आप जो कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, यही तो है। जब छोटे उद्योग बढ़ेंगे, छोटे लोगों को काम मिलेगा, तो हमें लगता है ये पैसा बाजार में आएगा, जिसकी आप मांग कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं। कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी मनोज जी, वही वाली कहावत है ना। वही मैं आपको, इसीलिए तो मैंने कहा कि पिछले 3 पैकेजों का मैंने आपको अब इसीलिए हवाला दिया कि इन पैकेजों की 2015 में घोषणा हुई थी बिहार में। 2015 में बिहार में घोषणा हुई थी, किस तरीके से हुई थी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप सब लोगों को इसका संज्ञान है। परंतु वर्तमान में जो मजदूरों की स्थिति है, जो हमारे कर्णधार हैं इस देश के, जो आ रहे हैं, किस तरीके से देश को नाप रहे हैं, सड़कों को नाप रहे हैं, क्या उनकी हालत हो रही है, आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, पूरा देश जानता है। उनको कैश एंड ट्रांसफर अगर कर दिया जाता, जो उनका अधिकार। आपका जवाब भी लूंगा मैं हिदायतुल्लाह साहब से, लेकिन पहले बतौर एक्सपर्ट मेरे साथ मुक्ता पाठक जी जुड़ी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारी एसोसिएट एडिटर है। मुक्ता जी, जब कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले तो उनकी बातों से ये लग रहा था कि कहीं कुछ अलग जरूर किया होगा, और मोदी के बारे में कहा भी जाता है कि वो पहले बहुत अध्ययन कर लेते हैं। भले विपक्ष सवाल उठाता रहे, हम किसी की तारीफ या वो नहीं कर रहे, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह आत्मनिर्भर बनने की बात मोदी ने कही है, उसके बाद निर्मला जी ने आज स्पष्ट भी कर दिया, हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे? देखिए मनोज जी, जो कि सवाल है बन पाएंगे कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा सवाल है, ये तो भविष्य में है। लेकिन देखिए जिस तरह से जब अभी जो कोरोना का संकट है जो कि बना रहेगा, क्योंकि हम लोग बार बार जो बात करते हैं वो यही कहते हैं कि अब लाइफ विद कोरोना है। कोरोना है हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, हमको इसके साथ ही अपनी लाइफ को करना है कि हम क्या करेंगे। तो अभी हम लॉकडाउन फेजेस में थे, 1, 2, 3, अब 4th आने वाला है। तो यहाँ पे सवाल, सबसे बड़ा जो सवाल है, और जो हर व्यक्ति, अगर विपक्ष की बात करें या जनता की बात करें, तो हर एक के मन में ये सवाल था कि कैसे हम अपनी अर्थव्यवस्था या हम अपनी अगर हम अपनी ही बात करें तो आम जन की जो लाइफ है वो कैसे सुधरेगी। तो इसके लिए आपको कोई ना कोई तो पैकेज अनाउंस करना था। यही तो वेट कर रही थी पूरी जनता, जो कि कल हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। उन्होंने एक घोषणा की है, उसके बाद आज फर्स्ट राउंड का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। देखिए अभी कई चरण में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होंगे और जो है उसमें क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से क्या, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीजें आना बाकी है, बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी आना बाकी है। मजदूरों के विषय में, जिस तरह से लघु उद्योग को जो है बढ़ावा देने की बात हो रही है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो आने हैं। तो अभी जो धैर्य का वक्त है, थोड़ा सा हमें समय देना पड़ेगा, हमें सुनना पड़ेगा कि क्या प्लान कर रही है बिल्कुल सरकार। आपने ठीक कहा है, और ये वक्त धैर्य का तो है, क्योंकि समझना पड़ेगा अर्थव्यवस्था बेपटरी है, फिर भी उसको पटरी पर लाने का एक प्रयास चल रहा है। जी हिदायतुल्लाह साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, मुक्ता जी ने जरूर बहुत अच्छी बातें कही है, लेकिन
मैं एक बात बता दूं, इसके अंदर दोनों चीजें हैं। एक 15,000 से जो कम सैलरी वाले लोगों के लिए उनकी ईपीएफ देने की बात हो या इनकम टैक्स को आगे बढ़ाने की बात हो, जो उसके अंदर सारी सब चीजें करी है। और एक चीज समझ लेना चाहिए, मैं कोई बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूँ पर लेकिन एक चीज समझ में आती है कि मार्केट में पैसा अगर किसी भी मत से आएगा, मनोज जी, अगर आज जब मार्केट के अंदर पैसा आएगा तो डिमांड्स बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, पैसा इसी मार्केट में जाना है। 3 लाख जो मध्यम और लघु उद्योग है उनको जब सीधे सीधे सहायता मिलने वाली है, जब वो सहायता मिलेगी तो डिमांड्स बढ़ेगी, वो पैसा मार्केट के अंदर आएगा, उसी से अर्थव्यवस्था शुरू उसी से अर्थव्यवस्था सुधरेगी। तो इस बात को समझना चाहिए। कांग्रेस को ऐसा हो जाएगा तो अच्छा होगा, ऐसा नहीं हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, इस चीजों के चक्कर में पड़ना बंद करना चाहिए भैया। अब हो गया। और जब बोलेगे तब दे रहे। आप जिन जिन पैकेजों की बात कर रहे हैं उन पैकेजों के बारे में आप पता कर लीजिए, क्या कराए हैं हमने जम्मू कश्मीर के अंदर, ये बात भी अच्छे से समझ लीजिए। और जब बात कर रहे हैं तो 13 लाख करोड़ रुपया जारी हो चुका है मनोज जी। इस बात को समझना चाहिए। वो बिजली कंपनियों को लेकर बात हो, मध्यम इन लोगों को लेकर बात हो, या जो अब नए उद्योग डालने वाले उनको लेकर जो छूट देने की बात है या जो सहायता देने की बातचीत है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल ये देश हर मामले में खड़ा हुआ है। हिदायतुल्लाह साहब, एक छोटा सा सवाल था। जब सरकार बनी भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार, उससे पहले आप लोग लगातार एफडीआई का विरोध करते आए थे, और फिर जब सरकार बनी तो एफडीआई आई, इसमें कोई फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में देखने को मिला। लेकिन अब ये दो थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूं इसको, कि आत्मनिर्भर बनने की बात, यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर बनना है, उसके लिए पैकेज दिया, निश्चित रूप से अच्छी बात की, लेकिन वो जो एफडीआई जो लोग इन्वेस्ट कर चुके हैं, इनके और उनके बीच में होगा क्या, मैं समझना चाह रहा था आपसे। देखिए, एक चीज तो समझ लीजिए कि अभी पूरा देश नहीं, पूरा विश्व ही एक कोरोना महामारी के संकट में है, और उसका सीधा प्रभाव हर क्षेत्र में, जिसमें अर्थव्यवस्था पे भी है। तो बहुत सारी चीजें तो हमें उसके अंदर देखने को मिलेगी। और एफडीआई को लेकर हम पूरी तरह विरोध में नहीं रहे। आपको भी ये बात पता होनी चाहिए, जब मनमोहन सिंह जी और इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे थे, तब हमने एफडीआई को किस ढंग से लागू करना है वो हमने डॉक्यूमेंट दिए थे उन्हें कि एफडीआई को किस ढंग से करना चाहिए। और हमने जब विरोध किया था तब भी इस बात को करा गया था कि इस देश में कोई चीजें धीरे धीरे आप लेकर आइए, आप इस देश के अंदर इस देश के नीचे के तबके को भी मजबूत करिए। आप उस तबके को जब मजबूत करिए, जब नरेंद्र मोदी जी कल बात कर रहे थे, आपने उसमें पीपीई किट और N95 मास्क की बात करी। क्या हम सोच सकते थे जिस समय की आप बात कर रहे हैं कि एफडीआई क्या 10-15 साल पहले की बात कर रहे हैं, इस समय क्या इतना आत्मनिर्भर था क्या देश कि इतनी जल्दी ये चीजें होती? आज हम इस मामले को लेकर पीपीई किट और N95 में दुनिया में दूसरे पायदान पर आ गए। इतनी जल्दी अगर भारत आत्मनिर्भर हो रहा है तो इस चीज को तो मानना चाहिए। और मुझे लग रहा है बिल्कुल आपने ठीक कहा, नहीं आपकी नीतियों के बिना तो उद्योग कभी, आपकी इस बात से मैं सहमत हूं, इसलिए कि शायद प्रधानमंत्री इस बात को समझ रहे थे कि पहले सैनिटाइजर, हमने देखा कि सैनिटाइजर जो पहले 100 रुपए का मिल रहा था वो 50 रुपए का मिलने लगा, यानी हर घर में वो सैनिटाइजर बनना शुरू हो गया। जो मास्क पहले 200 रुपए का मिल रहा था 25-50 रुपए में मिलने लगा। और जब भारत के प्रधानमंत्री शायद इस बात को रोक रहा हूं मैं, जी 25 रुपए का भी मिल रहा है। जी चलिए ठीक है, तो वो शायद समझ चुके, इसीलिए इन तमाम सारी बातों को लेकर आए। अजीत भदौरिया जी, अभी भी कोई सवाल बचा है क्या? नहीं, सवाल कुछ नहीं है, मैं तो शुभकामनाएं दे रहा हूं। अच्छी बात है, देश में जो मंशा साफ हो, इनकी जो आंकड़े इन्होंने प्रस्तुत किए हैं उनको लागू करने की मंशा साफ हो। मैं आपको कुछ दिनों पहले इसी कोरोना संक्रमण काल में घोषणा की गई थी कि ईएमआई 3 महीने की ईएमआई आगे बढ़ा दी जाएंगी, जो नहीं देगा उनको डिफाल्टर नहीं घोषित किया जाएगा। मनोज जी, आज हो क्या रहा है बैंकों में? ईएमआई अगर आप नहीं दोगे, मान लीजिए आपकी 10,000 रुपए की ईएमआई है इस महीने की, आप नहीं दोगे, अगले महीने 11,000 हो जाएगी, उसके अगले महीने वो 12,000 हो जाएगी, फिर 13,000 हो जाएगी। तो ये इंटरेस्ट क्यों लग रहा है? क्यों देश की जनता के साथ इस समय भी छलावा किया जा रहा है? ये आंकड़ों की बाजीगरी बंद करना चाहिए। एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, किस तरीके से परेशान हो रहा है देश का हर नागरिक आज परेशान। ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब दे दीजिए। हिदायतुल्लाह साहब, नहीं, मुझे नहीं पता कि इनकी कौन सी 10,000 की 11,000 और 11,000 की 12 है। नहीं, ये कौन सी हो रही भदौरिया जी की, ये बता दे
किस बैंक में कहाँ लिया है, और इतने सारे अजीब अजीब टाइप के ट्वीट से इनका मध्य प्रदेश का हैंडल करता है। आज भी वो जीडीपी को 20% और 50% देने के बाद मतलब हास्यास्पद करता है। ऐसी चीजें डाल दीजिए ना, आपके पास मैसेज आते होंगे ना मोबाइल के ऊपर, डालिए ना। कौन सी 11,000 हो रही है, 12,000 हो रही है। अब 2 महीने गुजरे नहीं और 4 डिबेट खत्म होने के बाद किसी बैंकर से चर्चा कर लेना। मनोज जी अभी स्पष्ट कर देंगे, मुक्ता जी स्पष्ट कर देंगे। जानकारी है। हाँ। आप अरे आपके पास अरे मत करिए ना। चलिए अजीत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। क्या आपको उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा होने वाला? जो अजीत जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप क्या कह रहे थे? मैंने आपको बीच में आपका जवाब दिलवा दिया। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, जवाब देना चाहिए। सत्ता में है, सत्ता को जवाब देना चाहिए, वस्तुस्थिति स्पष्ट करना चाहिए। पर दुर्भाग्य मेरे भाई को अभी उस चीज की जानकारी नहीं है, वो अपनी जानकारी स्पष्ट कर ले। और निश्चित रूप से इसमें विसंगति है मनोज जी, हम सरकार के साथ है। आप देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी जो चीजें जिन्होंने अपील की थी, जो चीजें आज 15 दिन 20 दिन पहले, मुक्ता जी बताएंगी, 15 दिन 20 दिन पहले राहुल जी ने जो विशेषज्ञों के साथ, आर्थिक विशेषज्ञों के साथ, चाहे वो रघुराम राजन हो या अभिजीत बनर्जी जी हो, उनके साथ जो चीजों की मांग करी थी, निश्चित रूप से वो चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार लागू करती जा रही है। हम इस केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि देर आए दुरुस्त आए, परंतु आम मजदूरों की तरफ से एक और कांग्रेस इस बात को मतलब मान रही है। मुक्ता जी, मुक्ता जी कांग्रेस इस बात को मान रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि 5 पिलर के ऊपर हम खड़े, उन पिलर का जिक्र भी किया। और आज जब सीता निर्मला जी आई तो उन्होंने शायद उन 5 पिलर का, जिस तरह से एक बजट प्रस्तुत किया, जिस तरह से तमाम तरह की जो चीजें दिखाई दे रही कि हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे, वो पिलर उसमें दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं, जो आर्थिक पैकेज की बात हो रही, जो कि अजीत सिंह जी भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अभी कुछ दिन पहले जो है राहुल गांधी जी ने डिस्कशन किया था। देखिए ये तो स्वाभाविक सी बात है ना कि जब 2-3 महीने, अभी जो 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को, और जो इससे उसके बाद तो आर्थिक पैकेज की घोषणा ही तो डिमांड थी ना, या सबके मन में ये स्वतः सवाल था जो कि किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो है मंत्री जो है वो आके उसको स्पष्ट कर रहे हैं, उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, और उसका जो वो है उसका वो प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोगों ने भी देखा कि अभी हालांकि अजीत सिंह ने उसकी तारीफ की कि ये सही किया है इन्होंने, लेकिन इससे पहले हम देख रहे थे कि कांग्रेस कह रही थी कि ये एक हेल्पलेस कदम है। तो ये हेल्पलेस तो बिल्कुल नहीं है, ये कहीं ना कहीं सबके लिए एक राहत भरी खबर है, ये जो ये पैकेज अनाउंस हुआ है। जी जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और हिदायत जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब लॉकडाउन 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये लॉकडाउन 4 में शायद उसकी एक तैयारी एक तरह से कहा जा सकता है। तो क्या ये माना जाए कि लॉकडाउन 4 जब सामने होगा, इस पैकेज के साथ सामने होगा, यानी आप बाजार में भी होंगे, दूरी भी बनाएंगे और डिस्टेंस भी रखेंगे, मास्क भी पहनेंगे और 2 गज की दूरी भी रखेंगे? निश्चित तौर पर यह बात हमें को शुरू से समझनी थी। पहली बार जब माननीय मोदी जी ने बोला तो जहां है करके बात करी थी, क्योंकि उस समय हमें कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना था, इस सब मामले को समझना था। उस समय सिर्फ हम टीवी चैनल्स के ऊपर बात कर रहे थे या बड़े बड़े विशेषज्ञ डॉक्टर बात कर रहे थे, लेकिन आम जन तक नहीं पहुंचा था। लेकिन अब आप देखिए कि हर फील्ड के अंदर, अगर आज मैं सब्जी ले वाले के पास जा रहा हूं तो मेरी कॉलोनी के अंदर भी अगर 4 लोग खरीद रहे तो आपस में दूरी बनाकर स्वतः खड़े हो जाते हैं, बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब उस चीज से निकल रहे तो हमको अपने आर्थिक चीजों की तरफ भी बढ़ना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस का इस पूरे मामले के अंदर कंफ्यूज रहे। ये बात कर रहे थे कि अभी राहुल गांधी जी और सारी सब चीजों बात कर रहे, तो आज दिन भर से रणदीप सुरजेवाला क्या बोल रहे हैं, वो तो उस बात को मान ही नहीं रहे थे। अशोक गहलोत जो बात बोल रहे थे उस बात को करने को तैयार नहीं थे। अब राहुल गांधी तो 1% 99% की बात कर रहे हैं। कहीं तरफ तो बोलते हैं कि लॉकडाउन पहले ही लागू कर देना चाहिए था, मैंने 4-6 महीने पहले बोल दिया। अब ये बोलते हैं लॉकडाउन ऐसे नहीं लागू करना चाहिए था। आप तो इतनी कंफ्यूज्ड बातें कर रहे हैं, जो कर दिया तो हमने बोल दिया। तो राहुल गांधी आए और किसके बोलने पे कराए, किसके बोलने पे नहीं कराए, पूरा देश अच्छे से जानता है भदौरिया जी। लेकिन स्पष्ट रूप से आपका आधिकारिक बयान आना चाहिए, ट्विटर पे आपका बयान आना चाहिए राहुल गांधी को कैमरे के सामने, और बोलना चाहिए कि मैं स्वागत करता हूं इस बात का। जब मानेंगे कि स्वागत किया है, तो मुझे लग रहा है अजीत जी स्वागत कर रहे हैं, तो किसी बड़े नेता ने कहा ही होगा ना स्वागत कर रहे हैं। बयान दें जी। चलिए एक छोटी सी प्रतिक्रिया अजीत जी। नहीं कंफ्यूज है अभी भी अजीत जी, अभी भी कोई कंफ्यूजन है क्या? मैं अब स्वागत कर रहा हूं मनोज जी। जी
मैं स्वागत कर रहा हूं, प्रधानमंत्री जी को बधाई दे रहा हूं कि राहुल जी ने जो मांगे रखी थी, राहुल जी ने जो देश के सामने प्रस्तुतिकरण किया था अर्थशास्त्रियों के से चर्चा करने के बाद, उसको केंद्र सरकार ने लागू किया। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को बधाई दे रहा हूं। निश्चित रूप से बधाई की पात्र है। विपक्ष के नेता की बात सुनी, अगर हाँ ये बात भी सही है मनोज जी, अगर ये उस समय ही लॉकडाउन के लिए सुन लेते, कोरोना के बारे में उस समय ही गंभीर हो जाते जब राहुल जी ने प्रथम ट्वीट किया था, तो आज देश की इतनी बदतर स्थिति नहीं होती। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन आज के एजेंडा में यही है कि हम आत्मनिर्भर कैसे होंगे, और भारत के प्रधानमंत्री के बाद वित्त मंत्री ने भी साफ कर दिया। पर जो स्थितियां दिखाई दे रही है, एक बहुत बड़ी चुनौती है भारत के सामने, बल्कि पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि हम जिस वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं उसकी लड़ाई बहुत लंबी है। उस लंबी लड़ाई को लेकर यदि इस तरह छोटे उद्योगों को बढ़ावा देंगे, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही जाएगी, तो शायद आगे की लड़ाई थोड़ी सी आसान हो, क्योंकि चुनौतियां बहुत है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इन चैलेंजेस को पार करना है तो इसी तरह के एक पैकेज की जरूरत थी, और प्रधानमंत्री ने एक तीर कई सारे निशाने चलाए। चलिए, IND एजेंडा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।